अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। शहजादी की हदायत पर शहजादे और बाबर ने अपनी आंखें बंद की। कनीज़ों ने दोनों का हाथ पकड़ा और जब चंद लम्हों के बाद शहजादे और बाबर ने आंखें खोली तो वो तालाब के बाहर खड़े थे। शहजादी अफरोज, इसका महल और कनीज़ें गायब हो चुके थे। बूढ़ा आदमी अभी तालाब के किनारे बैठा आंसू बहा रहा था। शहजादा और बाबर दोनों खामोशी से आगे बढ़ गए। वो तेजी से अपनी मंजिल की तरफ चलते चले गए। काफी मुसाफत के बाद इन्हें सबज पहाड़ी नजर आई, जिसे देखकर ये दोनों और तेज चलने लगे और भी बड़े बरगद के दरख्त के पास पहुंच गए। इस दरख्त की शाखें आसमान से बातें करती हुई महसूस होती थीं। बाबर, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम जहाँ हो वहीं रहना। ये कहते हुए शहजादा जहांज़ेब दरख्त पर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो दरख्त पे नहीं सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। शहजादा हिम्मत से काम लेकर ऊपर चढ़ता रहा और चढ़ते चढ़ते वो जिन्नातों की बस्ती में दाखिल हो गया। इसे सैकड़ों की तादाद में जिन इधर उधर घूमते हुए नजर आए। शहजादे की जगह कोई और होता तो खौफ के मारे वापस भाग जाता, लेकिन शहजादा फौसले से सब कुछ देखता रहा। अभी वो चंद कदम ही बस्ती में चला था कि एक जिन तेजी से शहजादे की तरफ आया। इसके पीछे बहुत से जिन थे। ये सब शहजादे को गिरफ्तार करने आए थे। इस जिन ने आगे बढ़कर शहजादे को पकड़ लिया और इसके हाथ जंजीरों से बांध दिए और कैद खाने में ले जाकर बंद कर दिया। काले जादू को जब पता चला कि शहजादा जहांज़ेब और इसके खादिम बाबर ने इसके बेटे शौगन को हलाक कर दिया है तो वह बहुत गजबनाक हुआ और तिलिस्मी घोड़े पर बैठकर दोनों की तलाश में निकला। इसलिए अपने इल्म से ये मालूम हो गया था कि शहजादा जिन्नात की बस्ती में चला गया है और बाबर बरगद के दरख्त के पास खड़ा है। काला जादूगर बरगद के दरख्त के करीब पहुंचकर अबे तिलिस्मी घोड़े से नीचे उतर आया। इसने बाबर को देख लिया और इसे पकड़कर ले गया ताकि चांद की 14वीं तारीख को शैतान के भूत के आगे इसे ज़िबा करके अपना जादू कायम रख सके। अब बाबर काले जादूगर की कैद में था और शहजादा जहांज़ेब जिन्नात की बस्ती में कैद कर दिया गया था। शहजादा बहुत फिक्रमंद था क्योंकि वो जानता था कि काला जादूगर इंतकाम लेने के लिए ज़रूर निकलेगा और अगर वो यहाँ तक ना पहुँच सका तो फिर बाबर इसके हाथ ज़रूर लग जाएगा। शहजादा इस परेशानी में गर्क था कि इधर से एक जिन शहजादे का गुजर हुआ। ये शहजादा अभी बच्चा ही था, सैर तफरीह का बहुत शौकीन था और वो आज अपने दोस्तों और खादमों के साथ कैद खाने की सैर करने आया था। जिन शहजादा शहजादे को देख के इसके करीब आया और हंसते हुए बोला, आदमजाद होना, बगैर इजाज़त हमारी बस्ती में दाखिल हो गए होगे। शहजादे ने अपनी पूरी दास्तान जिन शहजादे को सुना दी। जिन शहजादे के दिल में शहजादे जहांज़ेब के लिए हमदर्दी पैदा हो गई और वो शहजादे को अपनी माँ यानी जिन्नात की मलका से मिलवाने के लिए रजामंद हो गया। इसने कोतवाल को हुक्म दिया कि शहजादे को आज़ाद कर दे, वो इसे सज़ा के लिए अपनी माँ के पास लेकर जाएगा। जिन शहजादे को लेकर अपने महल आया और इसने अपनी माँ से शहजादी की मुलाकात करा दी। मलका ने शहजादे से तमाम वाक़यात गौर से सुने और बोली, शहजादे, ना सिर्फ तुम बहुत बहादुर बल्कि रहमदिल भी हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर काले जादूगर का खात्मा कर सकोगे। फिर शहजादी अफरोज पर किया गया इसका जादू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो फिर से इंसानों की दुनिया में रह सकेगी। ये कारनामा अंजाम देने के बाद अगर तुम शहजादी अफरोज को शादी का पैगाम दोगे तो वो ज़रूर कबूल कर लेगी और मुझे भी तुम्हारी शादी पर बहुत खुशी होगी। शहजादे ने मलका का शुक्रिया अदा किया। इसने शहजादे की सारी बातें सुनी और मदद देने का यकीन दिला दिया। जिन्नात की मलका शहजादे को एक अलमारी की तरफ ले गई जिसमें निहायत अजीब किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। मलका ने अलमारी में से एक तलवार, एक कमान और बहुत से तीर निकाल कर शहजादे को दिए और बोली, तुम बहादुर हो, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। काला जादूगर तुम पर बहुत खौफनाक बलाएं भेजेगा, तुम इनसे खौफजदा ना होना। इस तलवार और तीर कमान के होते हुए तुम पर इनका कोई असर नहीं होगा। वो बलाएं जादू का असर होंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, बल्कि वह तुम्हारी कमान से निकला हुआ तीर इनको जलाकर भस्म कर देगा। मगर तुम्हें एक बात बताती चलूं कि जब काला जादूगर तुम्हारे मुकाबले पे आए तो तुम इसकी गर्दन पे अपनी तलवार से अड़ाने की पूरी कोशिश करना। जब तुम इसकी गर्दन उड़ा दोगे तो इसका सर दूर जा गिरेगा।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद सर उड़कर दोबारा इसके धड़ के साथ लग जाएगा। इस तरह 5 बार होगा और हर बार वो तुमसे फिर लड़ने लगेगा। लेकिन जब तुम छठी बार इसकी गर्दन उड़ाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो फिर काले जादू का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और मैं तुम्हें एक कालीन देती हूँ जिस पर सवार होकर तुम जहाँ इसे ले जाने का हुक्म दोगे तुम्हें कालीन वहाँ पहुँचा देगा। जिन्नात की मलका कहती चली जा रही थी। शहजादे को अपने वफादार दोस्त और खादिम बाबर का ख्याल आया। इसने सोचा जिन्नात की मलका से बाबर के बारे में पूछो, शायद वो अपने इल्म से इसे इसके बारे में बता दे इसका दोस्त कहाँ है और किस हाल में है। जिन्नात की मलका ने शहजादे के दिमाग को पढ़ लिया और उस अलमारी से एक आईना निकाल कर शहजादे की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो इसमें खुद अपने दोस्त बाबर को देख लो, वो किस हाल में है। और फिर शहजादे ने जैसे ही आईने पे नज़र डाली तो जो मंजर इसने देखा इससे वो सख्त परेशान हो गया। वो क्या देखता है, काला जादूगर एक ऊंची जगह पे खड़ा हुआ है और इसके सामने एक सतून के साथ बाबर स्टेज में से बंधा हुआ है और शहजादी अफरोज एक चुड़ैल नुमा औरत कोरे बरसा रही है। इस मंजर को देखकर शहजादी का खून खोल उठा। जिन्नात की मलका ने भी मंजर देख लिया था। वो शहजादे से बोली, अब देर ना करो और कालीन पर बैठकर काले जादूगर के किले में पहुंचने की कोशिश करो। मलका की बात सुनकर शहजादे झट कालीन बिछाए और कालीन को हुक्म दिया कि वो इसे काले जादूगर के किले तक पहुंचा दे। कालीन बुलंद हुआ और शहजादे को लेते हुए खिड़की से बाहर निकला और बादलों के ऊपर तैरता हुआ काले जादूगर के किले में पहुंचा। दरअसल ये जगह भी शहजादी अफरोज के मुल्क ही की थी जिसको काले जादूगर ने कब्जे में ले रखा था। काला जादूगर बड़ा गजबनाक हो रहा था। इतनी मार खाने के बावजूद शहजादी अफरोज शहजादा जहांजेब को पता बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। काले जादूगर ने चुड़ैल औरत से कोड़ा ले लिया और चाहता था कि कोड़ा शहजादी अफरोज पर बरसाए कि अचानक शहजादा नमूदार हुआ और इसने कालीन पर से काले जादूगर पर छिनांग लगा दी। बाबर और शहजादी अफरोज ने जब ये मंजर देखा तो बहुत खुश हुए। फिर काले जादूगर और शहजादे के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। काले जादूगर ने जब ये देखा कि शहजादा बहुत दलेर और ताकतवर है और इसकी तलवार का हर वार बड़ा खतरनाक है, तो इसने अपनी मदद के लिए बलाओं जैसी शक्ल के दियो नुमा आदमी बुला लिए। शहजादे ने बड़ी दलेरी और चाबिक दस्ती से इन पर इस तीर बरसाए कि सारे दियो नुमा आदमी जलकर भस्म हो गए। फिर शहजादे ने अपनी तलवार से ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि काले जादू की गर्दन कट कर दूर जा गिरी, मगर दोबारा उड़ के इसके धड़ के साथ लग गई और काले जादूगर खड़ा होकर फिर लड़ने लगा। शहजादे ने एक बार फिर इसकी गर्दन उड़ा दी, मगर इसका सर पहले की तरह इसके धड़ से जाकर जुड़ गया और वो चीखता चिल्लाता हुआ शहजादे से लड़ने लगा। काले जादू की कोशिश ये थी कि वो इधर उधर दूर भाग कर शहजादे को इतना थका दे वो इसकी गर्दन ना काट सके। इस मुकाबले को शुरू हुए कई घंटे गुजर गए और तीसरी बार शहजादे ने काले जादूगर की गर्दन काट दी। शहजादे को मालूम था कि अब भी 3 बार और काले जादू की गर्दन काटनी है, फिर ही इसका काले जादूगर का खात्मा होगा। शहजादा हना के बहुत थक गया था, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और चौथी दफा भी काले जादूगर की गर्दन काट डाली। काला जादूगर फिर भी खड़ा हो गया और घूर कर शहजादे को देखने लगा। अब इसे शहजादे से बड़ा खतरा महसूस हो रहा था और वो संभल कर लड़ रहा था। सिर्फ दोबारा और अगर शहजादा इसके गर्दन काटने में कामयाब हो जाता तो इसकी मौत यकीनी थी। अब काला जादूगर बहुत घबरा रहा था। इसके पैर लड़खड़ा रहे थे कि अचानक शहजादे ने घूमकर एक जोरदार वार किया और काले जादूगर की खोपड़ी दूर जा गिरी और फिर से काले जादूगर इसके धड़ पे जाकर लग गया और काला जादूगर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। 5 बार इसकी गर्दन कट चुकी थी। अब मौत से बचने का इसके पास कोई मौका नहीं था। काले जादूगर को ऐसे लगा जैसे मौत इसके सर पर मंडला रही है। शहजादा तलवार लहराता हुआ इसकी तरफ वार करने की तैयारी कर रहा था। अपनी मौत को इतने करीब देखकर काले जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और भागने लगा और वो भागता जा रहा था, जमीन से बुलंद होता जा रहा था। शहजादा भी अपने कालीन के पास आया और इस पर सवार हो गया। शहजादे ने कालीन को हुक्म दिया कि काले जादूगर का पीछा करे। कालीन शहजादे को लेकर फिजा में बुलंद होने लगा और जादूगर से जमीन से उड़ता और बादलों तक पहुंच गया। काला जादूगर शहजादे के कालीन पर उतर आया और फिर उड़ते हुए कालीन पर दोनों तलवारों से लड़ने लगे। आखिरकार बड़ी लड़ाई के बाद शहजादे ने तलवार का एक कारी वार करके काले जादूगर की गर्दन उड़ा दी, जो दूर जा गिरी
اور پھر اس کا دھڑ بھی نیچے چٹان پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ اب شہزادہ قالین پر واپس کالے جادوگر کے ٹھکانے پر آیا۔ اس نے دیکھا وہاں کا سارا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ شہزادی افروز اپنی کنیزوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں ہار لیے کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہی اس کا وفادار دوست خادم بابر بھی کھڑا تھا۔ کالے جادوگر کے طلسمی اثرات اب ختم ہو چکے تھے۔ شہزادی افروز نے شہزادے کو بتایا اب وہ کالے جادوگر کے جادو سے آزاد ہو گئی ہے اور وہ اب اپنے ماں باپ سے بھی مل سکے گی۔ شہزادی افروز شہزادے کو لے کر ایک طرف چلتی جہاں ایک کھلی جگہ پہ سینکڑوں جوان حیران و پریشان کھڑے تھے۔ یہ جگہ کالے جادوگر کا قید خانہ تھی۔ اس کی موت کے بعد قید خانہ ختم ہو چکا تھا، صرف قیدی رہا ہو چکے تھے۔ شہزادے نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ نوجوان اس بوڑھے کا بیٹا ہے جو تالاب کے کنارے پہ بیٹھا روتا رہتا ہے۔ شہزادے تم اسے ساتھ لے جانا اور بوڑھے سے ملوا دینا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی رہائی کی خبر دے دی ہے، وہ ایک قافلے کے ساتھ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو بھی جو جہاں قید ہیں میں ان کو ان کے گھر تک پہنچا دوں گی۔ شہزادے تمہارے پاس تو جنات کی ملکہ کا دیا ہوا قالین ہے، تم بھی اپنے دوست اور اس کے لڑکے کو ساتھ لے جاؤ، انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ میں اپنے ماں باپ بادشاہ یمن سے بات کروں گی، وہ تمہیں یمن آنے کی دعوت دیں گے۔ شہزادہ بولا، ہاں میں ضرور تمہارے والد کی دعوت پہ یمن آؤں گا اور ان سے میں تمہارا رشتہ مانگوں گا۔ شہزادی شرما گئی اور اس نے رضامندی میں اپنا سر جھکا لیا۔ شہزادہ خوش ہو گیا۔ اس نے قالین پر اپنے ساتھ بابر اور بوڑھے کے بیٹے کو بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد اڑتے ہوئے تالاب پر پہنچ گئے۔ وہاں بوڑھا جو آج بھی پانی میں پیر ٹکائے اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کے نوجوان جذباتی ہو گیا اور بابا کہتے ہوئے بوڑھے کی طرف بڑھا۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھا تو بے قرار ہو کر اسے لپٹ گیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا۔ نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کو بتایا کہ شہزادے کی بہادری کی وجہ سے آزاد ہو کر واپس آیا ہے۔ شہزادے نے خبیث کالے جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ اب کوئی اس تالاب میں ڈوب کر جادوگر کا شکار نہیں بنے گا۔ تالاب سے جادوگر کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے شہزادے کو بہت سی دعائیں دیں۔ شہزادے نے قالین لپیٹ کے بغل میں دبا لیا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ شہزادے اور اس کے خادم بابر کے گھوڑے قریبی کھیتوں میں پھر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے گھوڑے پکڑے اور ان پر سوار ہو کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ شہزادے کے لیے بہت پریشان تھا۔ جب شہزادہ محل پہنچا تو بادشاہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادے سے سارے واقعات سنے تو بڑا حیران ہوا اور شہزادے کو شاباش بھی دی کہ کچھ دنوں بعد یمن کے بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیج کر شہزادے کو اپنے ملک یمن آنے کی دعوت دی ہے، جسے شہزادے نے دل سے قبول کی اور یمن چلا گیا۔ وہاں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شہزادے نے بادشاہ سے اس کی بیٹی شہزادی افروز کا رشتہ مانگا جو بادشاہ نے قبول کر لیا۔ شہزادے کی شادی کے لیے اگلے ماہ چاند کی 14ویں تاریخ طے پائی۔ شہزادے نے اپنے ملک واپس آ کر بادشاہ کو شہزادی افروز کے ساتھ شادی کی خوشخبری دی اور پھر شادی زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہزادہ بڑی شان و شوکت سے بارات لے کر گیا۔ اس شادی میں جنات کی ملکہ بادشاہ اور ان کا چھوٹا شہزادہ بھی شریک تھے، لیکن وہ صرف شہزادہ جہازیب اور شہزادی افروز کو ہی نظر آتے تھے، کسی اور کو تو نظر نہیں آئے۔ انہوں نے شہزادے اور شہزادی کو تحائف بھی دیے۔ چھوٹے جن شہزادے نے شہزادہ جہازیب سے کہا، تمہیں وہ برگد کا درخت یاد ہے جس کے اوپر وہ ہماری بستی تھی؟ اب تمہاری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، تمہیں وہاں کوئی نہیں پکڑے گا۔ تم کبھی کبھی اپنی شہزادی کے ساتھ ہماری بستی آ جایا کرنا، ہم خوب استقبال کریں گے۔ چھوٹے جن شہزادی کی باتیں سن کر شہزادہ اور شہزادی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیفہ وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔